हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इससे पहले मैंने आपको सेल और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ा दिया है, जाके आप उसको प्लीज़ देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, पढ़ाई करना है। ओके, तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, है ना, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे और जो पूरा मॉडिफाई नहीं होगा। मतलब कि जब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो उनमें एक सेल ही बहुत सारे काम कर रहा होगा, ठीक है। और प्लस उसमें क्या नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है तो वहाँ पे क्या उस जगह पे होगा, न्यूक्लियाइड। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको एक दिख रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इसको अच्छे से समझिए क्योंकि आगे मैं पूरा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को बताऊंगी। डिटेल में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर जो कि कैसा दिख रहा है, कैप्सूल के जैसे, है ना, कैप्सूल की तरह, ठीक है। अब देखो इनमें आपको लेयर्स दिखाई पड़ेंगे। फर्स्ट जो लेयर है आपको इसमें 3 लेयर्स मिलेंगे। इसको फर्स्ट लेयर यानी ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसमें आपका क्या आ जाएगा, स्लाइम लेयर, और एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, और कैप्सूल, ठीक है। फिर इसके अंदर आएंगे तो ये आपको दिखेगा सेल वॉल। क्लियर। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ये आपको एक्सेप्शनल वाली जो चीज़ें होती हैं ना बच्चे, उसको हमेशा याद रखना है। अब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर एक डिफिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब डिफिनेट नहीं है उसका स्ट्रक्चर तो वो अपना शेप चेंज करता रह सकता है और इसीलिए वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, मतलब इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है। अब देखो ये हो गई। फिर इसके नीचे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया, उसके बाद आता है न्यूक्लियॉइड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसमें कैसा एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो होता है सर्कुलर डीएनए। अब ये ऐसे रहता है गुच्छे की तरह, ठीक है। फिर होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी जानेंगे किसको कहते हैं। फिर इनमें होता है 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, ये ग्रैनुअल्स क्या होते हैं, इनका स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। जो भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है उसको वहाँ पे वो रिस्टोर करता है। ग्लाइकोजन ग्रैनुअल ग्लाइकोजन को रिस्टोर करेगा। फिर देखो इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है जिसको हम फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो है फ्लैजला, ये मूवमेंट में काम करता है, इसको याद रखना, फ्लैजला हो गया। फिर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा, ये है सेक्स पाइलस। इसका भी काम क्या है ये भी जानेंगे, ठीक है। इस तरह के गैस वैक्यूल्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, फॉस्फेट को ये करेगा, स्टोर करेगा। मीजोजोम, इसमें क्या होता है, जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये कुछ मॉडिफाई कर लेता है। अभी आप आगे देखोगे, मॉडिफाई करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। इससे क्या मिलेगा, इससे सरफेस एरिया इसको बड़ा मिल जाता है। जब सरफेस एरिया बड़ा मिलेगा तो एनर्जी भी वो रिस्टोर कर सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। ये भी हम समझेंगे कि मीजोजोम से और क्या क्या कर सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया एक इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट सेल का। अब आगे हम इसको समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में रखना। तो फर्स्ट लिखेंगे प्रोकैरियोटिक cells are represented by बैक्टीरिया। देखिए क्या क्या आएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा, पहला नाम इसका माइकोप्लाज्मा था, ओल्ड नेम। फिर न्यू नेम इसको क्या क्या दे गया, PPL लो। इसका मतलब प्लूरो, फुल फॉर्म भी लिखना है तो लिख लो, प्लूरो निमोनिया और लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म। अब भाई मेरे चैनल पे हो तो थोड़ा एडिशनल नॉलेज ज़रूर मिलेगा। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शुरुआत में इसको देखा गया कि ये कैटल है ना, भैंस वगैरह में ये क्या करते थे, प्लूरो निमोनिया नाम का डिजीज़ फैलाते थे,
ठीक है, तब जाकर के इनका नाम क्या पड़ गया, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है प्लीज़ कमेंट किया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको आपको और अच्छे से वीडियो बनाकर उस पर डिटेल में बताऊंगी। प्लस मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और फिर भी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए। रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो कितनी अच्छी बात लिख दी इसने कि दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। अब इससे क्या मतलब है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना प्रोकैरियोटिक से, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी है, तो सबका अपना अपना काम होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको खुद का काम करना होता है, प्लस उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, है ना, किसके मुताबिक, प्रोकैरियोटिक सेल के मुताबिक। अब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उनका फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अपेक्षा उससे ज़्यादा तेज क्या काम करेगा, कौन मल्टीप्लाई करेगा, प्रोकैरियोट, क्योंकि इनको एनर्जी कम चाहिए होती। इनका एक सेल बहुत सारे काम कर लेता है, तो फटाफट ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक, अब कह रहा है ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्लियरली बात है ये, मैंने पहले भी बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम नोट करके याद करके रख लो, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या किसी तरीके से भी एक्सेप्शनल चीज़ें ज़्यादा एनसीईआरटी पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। तो पहले सेल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, बाहर से शुरू करेंगे। तो पहला क्या आएगा, सेल एनवेलप, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल का आउटर मेम्ब्रेन, एनवेलप, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो सेल एनवेलप में फर्स्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि सेल एनवेलप होता क्या है। ठीक है, सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3-layered structure and act together as single protective unit। ठीक है, सेल एनवेलप क्या कह रहा है कि सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3-layered स्ट्रक्चर। जो बाहरी इसका आवरण होता है वो 3-layer स्ट्रक्चर होता है, और एक्ट एज अ, किस तरीके का वह एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी प्रोटेक्शन करने का काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, तो इसमें लेयर क्या क्या आ जाएंगे, फर्स्ट आएगा ग्लाइकोकैलिक्स। आपको स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए, ठीक है, नहीं याद है तो स्ट्रक्चर को देख लो। ग्लाइकोकैलिक्स ये क्या है, आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इट डिफर्स क्या, इन कंपोजिशंस एंड थिकनेस। देखो ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये कंपोजिशन और थिकनेस में डिफर होता है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, स्लाइम लेयर। अब स्लाइम लेयर में क्या है, थिन होगा, लूज होगा, ठीक है, थिन लूज लेयर। फिर मेड अप ऑफ किससे बना होगा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, यानी मेनली इसका जो स्लाइम लेयर होता है ना, मेनली ये पॉलीसैकेराइड का होता है और पॉलीपेप्टाइड का होता है। ठीक है, तीसरा लेयर क्या है,
कैप्सूल। कैप्सूल में क्या है, ये कैसा होगा, थिक होगा और एंड टफ लेयर, थिक एंड टफ लेयर, मेडअप ऑफ, ये भी किसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, किसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये हो गए इसके सेल एनवेलप, यानी बाहरी आवरण की बात हो गई, ठीक है, ये थी सेल एनवेलप की। दूसरा क्या स्ट्रक्चर था, सेल वॉल, और तीसरा क्या स्ट्रक्चर था, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। तो दूसरा लेयर क्या था हमारा, सेल वॉल। अब इनका सेल वॉल कैसा होता है ये देख लेते हैं। देखो इनका सेल वॉल किसका, पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। तो क्या लिखेंगे, मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ऑब्वियसली सेल वॉल का काम क्या है, किसी भी चीज़ को क्या करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, किसको देता है, प्रोकैरियोटिक सेल का। अब सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तीसरी लेयर की बात करेंगे तो तीसरा लेयर क्या हो जाएगा हमारा, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होगा, इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। एक लाइन लिख रहा है इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, इसका मतलब ये नहीं कि वो निकल के इंटरैक्ट करने लग रहा है आउटसाइड वर्ल्ड से, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो ये अलाउ करता है, जो सिलेक्ट ही चीज़ों को अंदर आने देता है। तो ये इसका मेनली काम क्या क्या होगा, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, चैनल्स, पंप्स, ये सारी चीज़ों का काम करना होता है, और एनर्जी यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारी चीज़ सेल मेम्ब्रेन करती है। यानी कि बाहर से क्या क्या अंदर लेना है ये कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा है इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो इससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिसमें सेल एनवलप, यानी कि जो सेल एनवलप, जो बाहरी आवरण पढ़ा था हमने, वो समटाइम मॉडिफाई हो जाता है। बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये खुद को मॉडिफाई भी करता है। तो अगर मॉडिफिकेशन उसमें होगा तो हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवलप। ठीक है, तो इसमें जब मॉडिफिकेशन करता है तो स्ट्रक्चर याद करिए, नीचे मीजोजोम बना था, तो जब करेगा तो ये क्या बनाता है, मीजोजोम बनाता है। तो मीजोजोम क्या होगा, मेड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सेल एनवलप क्यों लिखा है, मैं पूरे सेल एनवलप की बात कर रही हूँ, बाहरी आवरण की बात कर रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। तो मीजोजोम क्या है, अंदर की ओर बन रहा है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, नीचे आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसको ही फोल्ड करके बना लेता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है, ठीक है। अब इस जो एक्सटेंशन है ना, थोड़ा मैं इरेज करती हूँ, ये स्ट्रक्चर आप याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, दीज एक्सटेंशंस consist of vesicles, tubules and lamellae। अब देखो एक चीज़ याद करना, ये जो एक्सटेंशन होता है ना, सम टाइम ये वेसिकल के थ्रू भी दिख सकता है,
ट्यूब्यूल्स की तरह दिख सकता है, लैमेली की तरह दिख सकता है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया, मीजोजोम कुछ ऐसा इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो समटाइम ये ऐसा यानी ट्यूब्यूल्स की तरह भी दिख सकता है, हाँ, या वेसिकल्स इस तरीके से भी दिख सकता है। ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया है ऐसे होगा, है ना, या ऐसे निकला होगा, ट्यूब्यूल्स हो गया। लैमेली कैसा होता है, ऐसा। कहीं आप नोटबुक में अपने स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। ऐसा ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये इस तरह का भी बना सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे मीजोजोम तो हमने ऐसे ही पढ़ा था, नहीं, मीजोजोम ऐसा भी बना सकता है फोल्ड करके अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ऐसा भी बना सकता है और ऐसा भी बना सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से आप बना लोगे ना तो भूलोगे नहीं ट्यूब्यूल से लैमेली का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इनका फंक्शन देख लो भाई, ये बनाता क्यों है, ज़रूरत क्या है इसको बनाने की। क्योंकि इनको क्या काम करना होता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब देखो, सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेशन और सिक्रेशन का प्रोसेस भी तो बढ़ जाएगा ना। तो हेल्प किस में होगा, रेस्पिरेशन में भी होगा और सिक्रेशन। दूसरा क्या फंक्शन करता है भाई, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अब ये कैसे होगा, आपके माइंड में आना चाहिए कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे करेगा भाई। तो एक चीज़ याद रखना, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जब सेल डिवाइड होता है इसका, ठीक है, तो बीच में क्या बन जाता है, एक सेप्टम बन जाता है, ठीक है। याद रखना, जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेप्टम की वॉल बन जाती है। फिर जब सेप्टम की वॉल बनती है ना, तो मीजोजोम क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज करके और गाइड करता है ना, कि जो सेल वॉल है ना वो सही जगह पर बने। ये कहीं आपको लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा करता है। सेप्टम जब बनता है तो मीजोजोम क्या करता है ना, ऑर्गेनाइज करके और गाइड करता है इसको, क्या, किस चीज़ के लिए, कि सेल वॉल सही जगह पर बने, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा फंक्शन क्या बोल रहा है, थर्ड फंक्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइम कंटेंट्स। ऑब्वियसली जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम्स के जो कंटेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली। चौथी बात क्या होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू किसको, डॉटर सेल विशन टू डॉटर सेल। क्लियर है? अब ये कैसे होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, इसमें मीजोजोम क्या हेल्प करता है ना, ये समझो आप। अब एक चीज़ आप ध्यान से बताओ कि न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियॉइड होता है, तो उसका जो सर्कुलर डीएनए होता है वो होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में नहीं। तो मीजोजोम क्या करता है, डीएनए को अटैच करने में मदद करता है ना। जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है तो डीएनए को अटैच करने में मदद करता है, और फिर सेल डिवीज़न के बाद ये भी सुनिश्चित करता है, ये भी मेक श्योर करता है कि दोनों डॉटर सेल को इक्वल डीएनए मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखो, एक तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके क्या बनाया, मीजोजोम। दूसरा बनेगा क्रोमैटोफोर। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या करेगा, क्रोमैटोफोर। अब देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। सम प्रोकैरियोट लाइक, बीजीए लिख देती हूँ, समझ जाना, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है, हैज़ क्रोमैटोफोर, ठीक है, एज अदर membranous extension,
ठीक है, इनटू साइटोप्लाज्म कंटेन पिगमेंट। अब देखो ये क्रोमेटोफोर का मॉडिफिकेशन ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटोफोर है ना, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, याद रखना। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो इसको बनाने के लिए, इसका मॉडिफिकेशन करने के लिए मेम्ब्रेन क्या करता है, एक मॉडिफिकेशन करता है और बनाता है क्रोमेटोफोर, ठीक है। और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में बनाता है और ये कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस का सेंटर होता है, जो हेल्प करेगा सेंटर किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मीजोजोम पढ़ा, दूसरा आपने क्या पढ़ा, क्रोमेटोफोर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन जब सेल मेम्ब्रेन का होता है तो क्या बनेगा, मीजोजोम प्लस क्रोमेटोफोर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके, अब हमने पढ़ लिया एनवेलप, अब थोड़ा नीचे आएंगे। अब नीचे यानी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अब क्या पढ़ेंगे, सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके सरफेस पे क्या क्या स्ट्रक्चर आपको मिल रहा था। आपको पहली चीज़ क्या दिखाई पड़ी थी, फ्लैजेला, है ना। तो फ्लैजेला क्या है, मोटाइल से आपको क्लियर होना चाहिए कि मूवमेंट करने में काम आएगा। मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जरा सा याद करिए, ठीक है। फ्लैजेला कैसा था, एक कुछ इस तरीके का था, क्लियर है। अब इसका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है, यानी कि इसके मूवमेंट में मदद करता है, प्लस ये कहाँ से वो निकलता है, सेल वॉल से, याद रखना है, ठीक है। अब फ्लैजेलम की बात करेंगे तो बैक्टीरियल, थोड़ा हम इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ्लैजेला होता कैसा है। बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब फ्लैजेला का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें ये 3 पार्ट से बने होते हैं, 3 पार्ट होता है इसमें। अब वो 3 पार्ट क्या है देखेंगे। अब इसका तीनों पार्ट देखने के लिए पहले हम इसके फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर पहले आपको समझना है। पहला पार्ट हो गया इसका फिलामेंट, दूसरा पार्ट हो गया हुक, फिर तीसरी पार्ट हो गई इसका, यहाँ से समझिए, बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी में आपका एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग, सी रिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसी में ये लिखा है ना बेसल पार्ट, बेसल बॉडी, इसी में बाकी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूँ, पहले हम शुरू करेंगे फिलामेंट से। ये एक आपका शुरू का पार्ट है फ्लैजेला का। अगर ये ऐसे फ्लैजेला होता है ना, तो इसको आप अगर कट करोगे अंदर से तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये फ्लैजेला वाला पार्ट हो गया। अब हुक वाला जो पार्ट है, यही इसको कनेक्ट करता है, किससे, सेल वॉल से फ्लैजेला को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। कोशिश क्या, ऑब्वियसली कनेक्ट ही करता है। अब ये हम जब पढ़ते चलेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब देखो, इसमें आप एक यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपको एल रिंग दिखाई पड़ेगा, फिर थोड़ा सा स्पेस मिलेगा आपको, स्पेस में आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद इसके नीचे का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते चलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। चलो पढ़ते हैं। पहला पार्ट देखेंगे, फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, दिस इज द लॉन्ग आउटर टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर। फिर मेडअप ऑफ प्रोटीन
फ्लैजलिन, जरूर से याद रखना ये फ्लैजलिन प्रोटीन, ये पूछता है कि किस प्रोटीन का इसका फ्लैजला बना होता है, तो फ्लैजला से उसका फ्लैजलिन प्रोटीन आप याद रखना, ठीक है, फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। इनका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हेल्प बैक्टीरिया मूव और स्विम, है ना, मूव और स्विम, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, हुक, हुक क्या है, अ कर्व्ड स्ट्रक्चर, है ना, बिलो फिलामेंट, फिलामेंट के नीचे है ना, ठीक है। दूसरी बात क्या करेगा, कनेक्ट्स फिलामेंट टू बेसल बॉडी, यही है जो फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करता है। तीसरी बात, वर्क लाइक, किसकी तरह काम करता है, अ फ्लैक्सिबल पॉइंट, फ्लैक्सिबल जॉइंट, सॉरी फ्लैक्सिबल जॉइंट, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होगा ट्रांसफर्स रोटेशन, इनका रोटेशन का काम होता है, क्लियर। तीसरी बात क्या आएगी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, तीन ही चीज़ है, तीन पार्ट है, इसको अच्छे से समझ रहे हैं। दिस इज मोटर सिस्टम, क्या है ये, मोटर सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, अब इनमें आपने देखा स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें है पहला एल रिंग, ठीक है। एल रिंग की बात करेंगे तो ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा इनका, प्रोवाइड सपोर्ट और दूसरे रिंग की बात करेंगे, पी रिंग, सारे रिंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। पी रिंग कहाँ है, लोकेटेड इन पेप्टिडो ग्लाइकान, है ना, लेयर, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे दिखाई पड़ता है। और ये क्या करता है, गिव्स स्टेबिलिटी, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा रिंग क्या है, एमएस रिंग, एमएस रिंग क्या करता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चे, सब चीज़ पढ़ते जाना है। पार्ट ऑफ द रोटेटिंग मोटर, ये किसका पार्ट होता है, रोटेटिंग मोटर का। तो ऑब्वियसली जब पार्ट है रोटेटिंग मोटर का, तो इनका काम क्या होगा, रोटेट करना, है ना। सी रिंग, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दूसरी बात, कंट्रोल्स डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट, क्या मूवमेंट करते हैं ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब उसमें आप देखोगे एक स्ट्रक्चर है रॉड का, ठीक है। रॉड का क्या काम होता है, ये होते हैं सेंट्रल शाफ्ट कनेक्टिंग ऑल रिंग्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑल रिंग को कनेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरी बात, हेल्प्स ट्रांसमिट रोटेशन फ्रॉम मोटर टू हुक, क्लियर है ये बात। ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन का काम करते हैं, है ना, रोटेशन जो मोटर फ्रॉम मोटर टू हुक, क्लियर।
अब मॉड प्रोटीन देख लेते हैं। रिंग्स को ज़्यादातर आप याद रखो, एक बार मॉड प्रोटीन, रॉड, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं भी रहती है, लेकिन रिंग्स को याद रखना है, क्योंकि इसके आगे जब हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से रिंग्स किस में होते हैं। ठीक है, मॉड रिंग्स लोकेटेड नियर मेम्ब्रेन। दूसरा, यूज प्रोटॉन एनर्जी। और तीसरा काम, जनरेट रोटेशन लाइक इंजन। ठीक है, ये रोटेशन जनरेट करने का काम करते हैं ये मॉड प्रोटीन, है ना। और ये प्रोटॉन एनर्जी को यूज़ करते हैं, प्लस रोटेशन जनरेट करते हैं, जैसे कि इंजन करता है। प्रोटीन का काम है, प्रोटीन तो यही करता है ना बच्चे। अब तीसरा है फ्लाई प्रोटीन। फ्लाई प्रोटीन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये इसमें काम करता है। क्लियर है ये बात? आई थिंक आपको फिलामेंटस का ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। क्लियर है? अगर इसको आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें हमने सारा चीज़ देख लिया है ना। एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग, मॉड प्रोटीन, फ्लाई प्रोटीन, मॉड प्रोटीन, है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सेल वॉल जो है लेप्टोग्लाइकिन की है, ये सारा देख लिया हमने। और जो इसमें स्पेस मिलता है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नीचे के साइड होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखो, इसके सरफेस स्ट्रक्चर में हमने फ्लैजला देखा, दूसरा हम क्या देखेंगे, पिलाई या पाइलस, है ना। अब ये क्या होता है ये समझना, ये होते हैं नॉन मोटाइल। फ्लैजला क्या था, मोटाइल था, ये होते हैं नॉन मोटाइल। तो इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम होता है एडहेसिव स्ट्रक्चर। जब एडहेसिव स्ट्रक्चर है तो ये चिपकने का काम करेंगे, है ना। दूसरा, मेडअप ऑफ नॉन कंट्रक्टाइल पाइली प्रोटीन। अब याद रखना ये किस चीज़ का बना होगा, नॉन कंट्रैक्टाइल पाइली प्रोटीन का। फ्लैजला फ्लैजलिन प्रोटीन का, और ये पाइली प्रोटीन, याद रखना, पाइलस से पाइली प्रोटीन। ठीक है। तीसरी बात, हेल्प इन अटैचमेंट बिटवीन ऐसे आप समझते हो, टू बैक्टीरियल सेल। अब देखो, ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। जब इसका एडहेसिव स्ट्रक्चर है तो ये चिपकने का काम करेंगे। तो ये चिपकने का काम क्या करते हैं, दो बैक्टीरिया को चिपकाने का काम करते हैं। अब यानी कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये क्या करेगा, अटैचमेंट का काम करेगा, हेल्प करेगा अटैचमेंट में, जिससे ये अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। कहीं लिख लेना। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, पहला हो गया फ्लैजला, पिलाई, और तीसरा फिम्ब्री। इसका काम क्या है, हेल्प इन अटैचमेंट टू रॉक और होस्ट टिश्यू। ठीक है, क्या करता है, रॉक से या किसी होस्ट के टिश्यू से अटैचमेंट का काम करता है। इन्फेक्टिव पिलाई, ये दूसरी बात है। अब जो इन्फेक्टिव पिलाई होता है ना, उसके अटैचमेंट का काम करता है। अब ये इन्फेक्टिव पिलाई से ही जब अटैच होगा होस्ट टिश्यू से, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन फैलाता है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला सकता है। तो यहाँ मैं इन्फेक्शन लिख देती हूँ, तो आपको ये याद रखेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया इसका सरफेस स्ट्रक्चर। अब अंदर की तरफ आएंगे तो अब क्या मिलेगा, पहला हमें सेल एनवेलप मिला, दूसरा हमें क्या मिला, इसके सरफेस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, फ्लैजेला, पिलाई, और तीसरा फेम्ब्री। अब हम आएंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो पता होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, है ना, फ्लूइड वाला पार्ट होता है। अब पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन सेल, ये सेल का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ना। दूसरा नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब जैसा कि आपको पता है यूकैरियोट सेल में साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इनमें क्या है, ऑर्गेनेल्स तो है नहीं, तो कोई भी नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तीसरी तो क्या होगा इनके पास, कंटेन राइबोसोम, राइबोसोम तो होगा ना भाई, प्रोटीन चाहिए इनको, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में क्या होगा आपको पता है, इंक्लूजन बॉडी क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। स्ट्रक्चर याद करो फिर अगेन, जिसमें हमने फॉस्फोट ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, ये स्टोरेज वाली बॉडीज देखी थी, ये बनाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और जब सेल को जरूरत होती है तो इसी स्टोरेज को, इस ग्रैनुअल्स को ये यूज़ कर लेते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ को, ठीक है। तो राइबोसोम देख लेते हैं भाई, राइबोसोम की बात कर रहा है ये, तो इनमें कौन सा राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम होता है इनमें कौन सा, 70S, देखा था हमने, 70S राइबोसोम होता है। और जब 70S की बात होती है तो 2 सब यूनिट होते हैं इनमें, 50S और क्या हो गए, एंड 30S। ये आगे अभी आप पढ़ोगे, घबराने वाली बात नहीं है। एक लार्ज होता है यूनिट और एक स्मॉल यूनिट होता है, ठीक। राइबोसोम होता क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरी बात, सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल mRNA and form a chain like structure and polyराइबोसोम। अब देखो एक चीज़ ये कह रहा है कि इसमें जो राइबोसोम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक सिंगल mRNA जिसको मैसेंजर RNA बोलते हैं, उस पे ये एक चेन की तरह चिपके होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलीराइजोम। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सपोज ये RNA mRNA है, तो इसमें ये किस तरह से चिपके होंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपको चिपके हुए दिखाई पड़ेंगे। ये mRNA हो गया और ये हो गया आपका राइबोसोम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, चिपके होते हैं चेन लाइक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। क्लियर है ये बात। दूसरी बात हम क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म में एक क्या बोला उसने कि इसमें राइबोसोम होते हैं, और दूसरा बोला इसमें इंक्लूजन बॉडी होती है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज में क्या आएगा, कंटेन रिजर्व्ड मटेरियल। क्लियर है ये बात, इसको आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, और लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में बिल्कुल ऐसे फ्रीली होते हैं। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैनुअल, ठीक है, फॉस्फेट ग्रैनुअल हो गया, और क्या आ गया आपका ग्लाइकोजन ग्रैनुअल, ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, ठीक है। अब तीसरी भी चीज़ आएगी उसमें, गैस वैक्यूल्स, आप स्ट्रक्चर याद करो, ठीक है, गैस वैक्यूल्स।
ये कहाँ का मिलेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल बैक्टीरिया में एंड ग्रीन बैक्टीरिया में। इनका काम क्या होता है भाई? गैस है तो ये फिल्ड विथ गैस होगा, फिल्ड विथ गैस स्ट्रक्चर, है ना। अब तो इसका काम क्या होता है? फंक्शन करता है ताकि ये फ्लोट और स्विम करने में मदद करता है। किसको? बैक्टीरिया को। क्लियर है ये बात? इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। थोड़ा वीडियो अब लंबा हो रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड, फिर उसके बाद हम ग्राम स्टेन यानी हम बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे। यहाँ पे वो प्रोसेस देखा जाएगा जिसमें कि आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बताऊंगी मैं। फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ाएंगे जहाँ से आपके ऑर्गेनेज चालू हो जाएंगे। ठीक है। अब आई थिंक बच्चे आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे से मैं वीडियोज़ आपको बना के पढ़ा के बताऊँ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।